से स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आज हम लोग लेके आए इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है। ये एक चीज नोटिस करिए, इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड पार्ट है। ओके, सेकंड पार्ट है। थोड़ा देर में आ रहा है सेकंड पार्ट। दिक्कत ये थी, कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट पता कर लिए थे और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। आज हम लोग कुछ उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, और जहां तक होगा वहां तक चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि द डिवाइस एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है। लेकिन एक बात नोटिस करना, जो एमीटर होता है ना, वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर नहीं कर पाता है। ठीक है, थोड़ा लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। स्मॉल वैल्यू करंट को कौन मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर ना। तो एमीटर इज अ डिवाइस, ऐसे लिखोगे, एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर is a device, ammeter is a device which measure electric current। क्या करता है? which measure electric current, नहीं ऐसे लिखो, which measure quantity of इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखा जाता है? आई से भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल आई बना सकते हो। इन द सर्किट। तो क्या बोला? एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर करती है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द, ये हमेशा सीरीज में लगाई जाती है। दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। जिस डिवाइस का आपको मेजर करना है ना, उसके आप सीरीज में लगा दोगे। मतलब सीरीज मतलब समझ रहे हो? उसी तार में लगा होना चाहिए, उसी तार में लगा होना चाहिए। तो ऐसे को हम बोलते हैं एमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट को भी, स्मॉल 0.3 मिली एम्पियर को भी वो मेजर कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बड़े जैसे हम लोग घर में मीटर लगे होते हैं ना, वो। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या? जैसे मानो एक डायग्राम बनाने की कोशिश समझा रहा हूं मैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर भी डाल लो, गैल्वेनोमीटर लिख ही लो, गैल्वेनोमीटर लिख लो। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर, गैल्वेनोमीटर is also used for measuring, electric current, but in small quantity में वो मेजर करने के लिए, हमको स्मॉल क्वांटिटी में करंट मेजर करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर को प्रेफर करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे? गैल्वेनोमीटर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए हमारे पास दो लोग हैं, क्या है? हमारे पास दो लोग हैं। ठीक है, और इसके पास, ये भी एक हमारे पास है, इसका नाम मान लो राम है और इसका नाम श्याम है। इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है। इसके पास भी मीटर एक है, इसके हाथ में एक मीटर है, इसके हाथ में एक मीटर है और इसके भी हाथ में एक मीटर है।
इसको क्या करना है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें इसको क्वांटिटी ऑफ मेजर करना है करंट की। ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें क्वांटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, इसको करंट की क्वांटिटी मेजर करना है। तो बताइए, दोनों लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब बताइए ये लोग लैब में किस मीटर को प्रेफर करेंगे। दोनों के हाथ में मीटर है जो कि करंट को मेजर करना है। देखिए लैब के तौर पे जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट होती है, ठीक है, तो लैब में एक्सपेरिमेंट कितना वैल्यू ऑफ करंट होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि सेल से किया जाता है ना, तो उसमें बहुत ही कम होगा। इसीलिए हम लोग लैब में कहाँ प्रेफर किया, स्मॉल अमाउंट को कौन मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर। तो राम और श्याम किस मीटर को ले जाएंगे लैब में, गैल्वेनोमीटर को प्रेफर करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे, और जो हमारे घरों में लगा होता है वो एमीटर होता है। ठीक है, एमीटर जो डिवाइस मेजर क्वांटिटी ऑफ करंट, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। जिस डिवाइस में आपको कनेक्ट करना होता है उसकी हमेशा कहाँ लगा होता है, सीरीज में, मतलब उसी तार में आपको लगाना है। मान लीजिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए। मैं अब आगे देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसको कैसे मेजर करें, माने जिस डिवाइस में आपको मेजर करना है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, हमको मान लीजिए इस बल्ब का मेजर करना है, इस बल्ब का मेजर करना है, इस बल्ब का मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द बल्ब। बल्ब में हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है। तो मैंने क्या बोला, उसके सीरीज में अप्लाई करेंगे। जिस अप्लायंस का मुझे निकालना है, जिस डिवाइस का मुझे निकालना है, उसके सीरीज में इसको अप्लाई कर देंगे। तो हम यहां पे लगाएंगे। सीरीज मतलब क्या था, उसी तार में। ये मत करना कि दूसरा तार निकाल के, नहीं, दूसरा तार अगर आ जाए तो पैरेलल, उसी तार में तो सीरीज। तो हम मान लीजिए हम इसी तार में इसको कहीं फिट कर देंगे, और एमीटर का ऐसे गोला बना दिया जाता है। एमीटर का क्या किया जाता है, एक गोला बना दिया जाता है। एमीटर का एक ऐसे गोला बना दिया जाता है। ये हमारा एमीटर हो गया। ठीक है, जिस डिवाइस का आपको निकालना होता है उसी में हम लोग मतलब कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इधर से पढ़ ही लिया करंट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। पोटेंशियल बोलो और पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज भी बोल सकते हो, वोल्टेज भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो पोटेंशियल क्या होता है बताओ, पोटेंशियल क्या होता है, इस पोटेंशियल को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए होता है क्या है, जो करंट होता है ना, चार्ज होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो उसी हिसाब से चार्ज क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा, मतलब टर्मिनल से। तो हम लोग अब इसको देखेंगे। अब मानो हमारा ये पी पॉइंट है, मैं पूरी समझाने की मैं पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, पहले हम पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहा हूँ, पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। मानिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है, तो चार्ज हमारा कहीं घूम रहा होगा। चार्ज हमारा यहाँ पे Q, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। चार्ज हमारा P पॉइंट पे है, और ये हमारा R पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ना।
समझ में आ रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है और आर पॉइंट ले लिया उसको, और चार्ज को मुझे देखो करंट चाहिए, फ्लो कराना है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, यहां से यहां तक मुझे लाना है, तो ये ऐसे तो आ नहीं जाएगा, कुछ इसको फोर्स चाहिए, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इसको यहां से लाने के लिए, इसको इस फील्ड तक लाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, फालतू तो आ नहीं जाएगा वो। इसको यहां तक लाने के लिए आपने कितनी एनर्जी खर्च की? मानिए एक, ये मैं हूं, मुझे इसमें धक्का लगाना है, हाथों से क्या कर रहा हूं, पीछे से धक्का अप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, धक्का अप्लाई कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तक चले चलो। तो वहां पे मैं धक्का जो अप्लाई कर रहा हूं चार्ज पे, तो कुछ एनर्जी तो मेरी खर्च हुई होगी। उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? उसी को पोटेंशियल या फिर वोल्टेज बोल दोगे। क्या बोल दोगे? या फिर वोल्टेज बोल दोगे। मेरा कहने का मतलब समझ में आया? मान लीजिए एक पी पॉइंट इस पे चार्ज रखा है, वो फालतू में तो आ नहीं जाएगा टहलती, उसको पीछे से कुछ धक्का चाहिए, तो मैं धक्का क्या, ईएमएफ हो गया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको यहां तक लाने के लिए जितना मैंने धक्का पीछे से लगाया वो क्या है, एनर्जी। चार्ज को पी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड पोटेंशियल या पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन हुई, डिफिनेशन क्या क्रिएट हुई, द वर्क डन द ब्रिंगिंग ऐसे समझो, the work done for required of bringing a unit positive charge from, इसमें p प्लस क्यू का है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, क्योंकि प्लस हायर टू लोअर ना, पोटेंशियल क्या होता है, पाइप का ऐसे होता है पानी, ये पोटेंशियल ऊपर से नीचे पानी फ्लो करता है ना, तो वैसे ही प्लस हायर पोटेंशियल का होता है ना, प्लस वाला, ठीक है। तो इसे प्लस चार्ज लेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो मैं डिफिनेशन यार समझ में तो आ गया होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्लस का क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से लाने थे, पी पॉइंट से कहीं घूम रहा था, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तक इसको धक्का मारना है, तो उसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई ना, तो क्या लिखोगे, द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिखो, द वर्क डन, एनर्जी बोलो चाहे वर्क डन बोलो, ये तो 9th में आप पढ़ी चुके एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। द वर्क डन, द वर्क डन, अरे वर्क भी लिख दो भाई, एनर्जी कौन चाहे वर्क हो, कितना वर्क लगा, द वर्क डन, the work done for bringing a unit positive charge, the work done for bringing a unit positive charge from infinity to इन्फिनिटी क्यों बोला कि मुझे नहीं पता कहां रखा है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से, द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो यार, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, क्योंकि आप चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर बोल दो वोल्टेज, या फिर बोल दो वोल्टेज, ठीक है। हम लोग कहते हैं आज मेरे घर में वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये है ना कि उसको चार्ज को ला ही नहीं पा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड तक, ठीक है, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक ला नहीं पा रहे हम लोग अपने घर तक, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं आज मोटर नहीं चल पाएगी क्योंकि वोल्टेज नहीं आ रहा है, यही तो हम लोग बोलते हैं। तो उसका एज फिजिक्स के तौर पे उसका मतलब ये होता है कि धक्का पीछे से हो नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, द वर्क डन, उसको चार्ज को लाने में कितना वर्क किया, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जाने के लिए कितना ने वर्क डन रिक्वायरमेंट की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे समझाने की कोई कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे मेरे से कमी रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा भैया यहाँ पे दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आया। अब देखो फॉर्मूला क्या आएगा,
इसका फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला देखो, डिफिनेशन से ही फॉर्मूला क्रिएट हो गया, फॉर्मूला हमारा डिफिनेशन से ही क्रिएट हो गया। क्या किया, चार्ज को लाने में कितना काम किया, ये तो बोला चार्ज को लाने में कितना काम किया, तो चार्ज को फॉर्मूला हो गया वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोल सकते हो, बताया वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया W वर्क डन ना, W अपॉन चार्ज, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखो एक लाइन लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे लिखा जाता है इसको, इट इज डिनोटेड बाय V, इसको किससे लिखते हैं, V से लिखा जाता है। अब क्या है इसका होगा क्या, असाइनमेंट क्या होती है, देखो फॉर्मूले से असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट इसकी फॉर्मूले से निकालना सीखो। देखो असाइनमेंट कैसे निकालोगे, वर्क की असाइनमेंट क्या होती है, जूल, वर्क की असाइनमेंट जूल होती है, और चार्ज की कूलाम, तो क्या आया जूल पर कूलाम आ गया। अगर आपका ये बोलने का मन नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो भैया, सिंपल वोल्ट, क्या बोल दो और करके वोल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको वोल्ट पूरा लिखना पड़ेगा, समझना। जहां पे आंसर लिखोगे उसके साइन से लिखा जाता है, तो आप जूल पर कूलाम भी लिख सकते हो और वोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक चार्ज को लाने में कितना काम किया गया, इसको और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये जरा पकड़ दें, समझ में आया कि नहीं है, फॉर्मूला पढ़ा दिया। अब देखो फॉर्मूला पढ़ा दिया, अब देखो क्या है, इसको भी, इसमें भी किसी अप्लायंस का अगर आपको वोल्टेज काउंट करना है तो आप उसके लिए एक डिवाइस है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या है नाम, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करती है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, अ डिवाइस which measure electric potential, a device which measure electric potential is called वोल्ट मीटर। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करती है उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। देखो एमीटर को सीरीज में लगाया गया था, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएंगे। वोल्ट मीटर ऑलवेज, नोट में लिखो इसको, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज, कहां कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ द अप्लायंस जिसका मुझे मेजर करना है ना, अब क्या हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई ना, अप्लायंस ऑफ द अप्लायंस विच मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मैं भी लिख दूंगा, ठीक है, इसीलिए आपकी आदत पड़ेगी धीरे धीरे। जिसका क्या है, वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ द अप्लायंस विच मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस अप्लायंस का मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए उसकी मैं पैरेलल मतलब क्या होता है, एक अलग से तार आप ले आओ, एक अलग से तार, मतलब मैं सर्किट डायग्राम आने की कोशिश कर रहा हूं। सर्किट डायग्राम देख लो कैसे,
सर्किट डायग्राम देख लो कैसे होगा। सर्किट डायग्राम देख लो। सर्किट डायग्राम क्या है, ये मानो मुझे, अरे यार सॉरी, थोड़ा नीचे से बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाएगा ना, कोई दूसरा तार लाना पड़ेगा। ये है, तो इसके बगल से मुझे दूसरा तार इसमें नहीं लगाना है, वो तो फिर सीरीज हो जाएगा। मैंने बोला कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा ऑलवेज कनेक्टिंग पैरेलल ऑफ द डिवाइस। तो डिवाइस अभी बल्ब है, बल्ब का मेजर करना है। अगर मुझे बल्ब का मेजर करना है, यहाँ से दूसरा तार लाना पड़ेगा। उस मशीन के जो तार है उनसे दूसरा तार ले तो पैरेलल हो जाएगा। इस बल्ब की मुझे पैरेलल लाना है, तो बल्ब के पैरेलल की दूसरे तार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट मीटर लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल डायग्राम बना दिया हमने, सिंपल डायग्राम हो गया। मैंने क्या समझाया कि यार जहाँ जिस मशीन का, जिस डिवाइस का आपको निकालना है, उसके आप सिंपल पैरेलल में लगा दीजिए। समझ में आया? उसके आप सिंपल क्या करिए, पैरेलल में लगा दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत कोई है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला बता दिया। देखो क्लास 10 में क्या है, बेसिक है यार, बेसिक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसीलिए मैं डीप में नहीं घुस रहा हूँ। ठीक है, सिंपल बेसिक पढ़ो, सब यहीं से आएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है तुमको ये करना है कि इसको जो, अब देखो इसके लिए आगे आता है ओम्स लॉ। क्या आएगा? और कुछ बचा तो नहीं है? देखो करंट पढ़ा दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ा दिया, वोल्टेज पढ़ा दिया, फॉर्मूला पढ़ा दिया, एसआई यूनिट बता दिया, वोल्ट। हाँ सही है। अब आएगा आपका ओम्स लॉ। देखिए क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया, वोल्टेज और करंट के बीच में डिनोटेशन बताया। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में एक समान, मतलब एक वो बताया, रिलेशन बताया कि वोल्टेज और करंट का कैसा रिश्ता है। ठीक है, तो कैसे बताया इन्होंने? देखो इन्होंने ये बोला कि अगर हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशंस कांस्टेंट है, मतलब हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन कांस्टेंट रहेंगी, टेम्परेचर प्रेशर हो गया जैसे, तो होगा क्या, जो वोल्टेज होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या करंट बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। इनका कहना ये था, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वोल्टेज इन अ सर्किट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो इनका बोलने का नजरिया कुछ ऐसा था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ इस लॉ को अगर देखा जाए, लेकिन हमेशा तो ऐसा होता नहीं हमारे घर में कि जितना करंट है उतना वोल्टेज हो ना, या जितना वोल्टेज है उतना करंट हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसको रोकता कौन है? इसको रोकता है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, जिससे हमारे करंट को फ्लो होने से रुकावट पैदा करता है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये कैसे होता है, ये क्या कैसे होता है। ओम लॉ क्या है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन्होंने ये कहा अगर हमारे घर में टेम्परेचर और प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वोल्टेज इन अ सर्किट, ऐसे लिखो, द करंट होगा, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ भी लिख सकते हो, पहले थोड़ा अच्छा लगने लिख रहा हूँ। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जितना करंट आए उतना ही वोल्टेज हो। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ, नथिंग, वेरी वेरी, कभी नहीं हुआ। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि कोई तो है जो करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसलिए हमेशा तो घर में कभी हो ही नहीं सकता। और एक तो यार ये बात नोटिस करो कि क्या कभी घर में ये हो पाएगा, टेम्परेचर प्रेशर के क्या कभी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है? नहीं यार, 12 बजे कितनी खतरनाक धूप होगी गर्मी में भी, देखना ना, जीना आराम हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इस कंडीशन को भी ध्यान में रखो। क्या प्रेशर भी कभी कांस्टेंट रह पाएगा? जिंदगी नहीं हो पाएगा। हवा तेज चलेगी, हवा कम चलेगी, समझ में आया?
अब क्या है कि देखो इन्होंने ये बोला कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इनका कहने का मतलब ये था, ये तो मैं लिखा। अब इन्होंने देखा यार कि ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसके मतलब रास्ते मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ये उतना ही ना समानुपाती है, लेकिन कोई तो है जो रोक रहा है। तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आर आ जाएगा, आर आ जाएगा इक्वल टू आई, इसी को ओम लॉ भी बोल दिया गया, v इक्वल टू आर आई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते तो आर आता है, कांस्टेंट आता है, और आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है आर हमारा, क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है आर हमारा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो आर हमारा रेजिस्टेंस है, इसीलिए ओम लॉ का जो ग्राफ है ना, ओम लॉ का जो ग्राफ है, मैं यहाँ पे लिख समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम लॉ का जो ग्राफ है, देखो समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमेशा ग्राफ सीधा बनता है। v और i, देखिए कोई भी लाइन में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है हमेशा उसका लाइन एक सीधी निकलेगी। ये v सॉरी i यहाँ रहेगी, i को हमने x एक्सिस पे रख दिया और v को हमेशा y एक्सिस पे। अच्छा कभी सोचा कि i को मैंने x एक्सिस पे क्यों रखा, इसका कभी मतलब सोचे हो, इसका कभी मतलब सोचे हो कि मैंने i को x एक्सिस पे क्यों डाला, रीजन बताना आप ही लोग। देखिए जितना भी इसमें रखोगे उतना तो यार कभी भी काउंट करोगे हमेशा लाइन सीधी आएगी, ये लाइन हमेशा सीधी आएगी। थोड़ा गलत हो गया क्या, जो ये लाइन है ना, अरे यार जा ही नहीं रही है, ये लाइन सीधी आएगी, ठीक है। और जो ये लाइन है ना, ओम लॉ का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या होता है, ओम लॉ जो ये लाइन है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, ये लाइन हमारी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं, ठीक है। ये लाइन हमारी रेजिस्टेंस होती है, देखो स्लोप ही तो है। कोई भी पूछे ओम लॉ का जो ग्राफ है, ओम लॉ का जो ग्राफ है उसमें जो स्लोप है वो क्या होता है, तो आप लोग बताओगे भैया वो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पे मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया, आर आया, और आर हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है क्या, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोके। अभी दिखा रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये जो स्लोप है, कोई भी पूछे ओम लॉ का जो ग्राफ है, ओम लॉ का जो ग्राफ है उससे क्वेश्चन अगर आए तो कह दो व्हाट इज स्लोप गिव, जो ओम लॉ का ग्राफ है वो स्लोप उसमें जो है वो क्या देता है, वो रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे आएगा ये v और i है। देखो होता है क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है 10th क्लास में, ये लाइन है, ये लाइन है 10th क्लास में हम लोग है ना, हम लोग 10th क्लास में ये पढ़ा है, पढ़ रहे होगे मैथ में। जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये होगी y इक्वल टू mx प्लस c, होगा कि नहीं होगा बताना, ये है कि नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश करूं जो ओम लॉ का जो ग्राफ है स्लोप रेजिस्टेंस कैसे आया, जो ये लाइन है ये रेजिस्टेंस कैसे है, समझ में आया। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोके। अभी तक कितना काम चला मैं लिखा दूंगा। तो सी को हम लोग सी को जीरो कर देते हैं, सी को जीरो किया तो y इक्वल टू क्या है, mx आया। y इक्वल टू क्या है, m, ही तो पढ़े हो गए यार। m क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप होता है। मैथ में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, m हमारा स्लोप होता है। तो मैं यहाँ पे मिटा दूं जरा अच्छा यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि इसी से मुझे समझाना पड़ेगा। यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो y इक्वल टू क्या आया, mx आया कि नहीं आया, तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब y पे कौन लिखा है, y पे हमारा v लिखा है, और x पे हमारा क्या लिखा है, x पे हमारा i लिखा है, और है v बाई r क्या देता है, v बाई क्या होता है, इधर m रखे रहो, v बाई i क्या होता है, ओम लॉ से निकालो,
फॉर्मूला क्या था, अभी तो था V इक्वल टू आई आर, तो V बाई आई क्या हो जाएगा, आर ही तो हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो मैं मिटाऊं इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं इक्वल टू एम। ये देखो दिमाग में चमक गया कि नहीं चमका, दिमाग में चमका। स्लोप, स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। प्रूव हो क्या आ गया, ये हमारा प्रूव हो क्या आ गया कि नहीं आ गया। कैसे प्रूव, क्या समझ में आया, सिंपल क्लास 10 का इक्वेशन लगाया हूं, y इक्वल टू mx प्लस c को 0 इंटरसेप्ट 0 ले लो, y इक्वल टू mx m हमारा स्लोप होता है, ये भाग में आ गया, y बाई x, y पे v है और x पे i है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। कोई भी मोहल्ले में पूछे कि ओम लॉ का जो ग्राफ होता है उसमें स्लोप क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस स्लोप होता है, मैंने प्रूव होके भी बता दिया। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, ये मिटा दें, मिटा दें कि ना मिटा दें, मिटा दें आप, ठीक है। यहां पे मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा, देख रहे हो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम देखो, एम को स्लोप बोलो चाहे टेन थीटा बोल दो, एम को टेन थीटा भी बोला जाता है। यार आप कह रहे हो कि भैया क्या नया नया पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, पढ़ना जाके। देखो मैथ फिजिक्स का आपको इंटरकनेक्टेड मिलेगा भाई, ठीक है। एम हमारा टेन थीटा है, देख रहे हो। एक चीज नोटिस करो, आर इक्वल टू एम लिखा है, तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, मतलब जितना आप, मैं एम की जगह टेन थीटा लिख दे रहा हूं, ठीक है, एम की जगह मैं टेन थीटा लिख रहा हूं, जितना आप टेन थीटा स्लोप है एम उसको लिखा जाता है, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे, पढ़ना यार। जब जितना थीटा बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना थीटा बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब मानो एग्जाम में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये आया हुआ है, कई बार आया, देख लेना। क्वेश्चन ये उठेगा, दो तार है, एक का रेजिस्टेंस R1 है और एक का रेजिस्टेंस R2 है। जब ओम लॉ के ग्राफ से मैंने उसको बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा निकला, ग्राफ कुछ ऐसा निकला, ग्राफ कुछ ऐसा निकला, ये R1 है इसका रेजिस्टेंस, ये R2 है। कहेगा ये कि इनमें से, क्वेश्चन ये रहेगा, इनमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, इनमें से, नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे। मानो तार ये है, ए है, ये तार बी है, ये तो जानते हैं, ये वाली लाइन अभी पढ़ा है, स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, स्लोप क्या देता है, ढलान, ढलान ये तो स्लोप। तो ओम लॉ का जो ग्राफ है उसकी जो ढलान है, स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस देती है। तो एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस, इनमें से रेजिस्टेंस किस तार का, तार हमारे ए और बी है, किस तार का होगा, किस तार का ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, किस तार का ज्यादा होगा। तो क्या लिख के आओगे, मैंने अभी पढ़ाया, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अच्छा बताइए, एक्स हमेशा थीटा एक्स एक्सिस से लेते हैं ना, तो ये वाला थीटा ज्यादा है कि ये वाला थीटा ज्यादा है, बताओ। थीटा किसका, ये थीटा 1 ले लो और ये थीटा 2 ले लो, तो थीटा किसका ज्यादा, थीटा 2 बी वाले का ज्यादा है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बी वाले का, क्योंकि थीटा मतलब स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इस वाले का स्लोप ज्यादा होगा। तो अगर स्लोप ज्यादा ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो बी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अभी पढ़ाया, बी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अभी पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अरे भैया यार देख रहे हो, ये थीटा 2 है, ये थीटा है, तो थीटा किसका ज्यादा हुआ, ये मानो 30 रहा, ये 60 हो गया, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस हमारा बी वाले का ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा था, ठीक है। समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया। अब क्या बचा है, कुछ नहीं, हाँ रेजिस्टेंस की डिफिनेशन निकाल देते हैं यार आप लोगों को, यहां तक समझ में आया, ठीक। अब लोग आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन लिख लो, फिर आज की क्लास यहीं पे, ये मैंने प्रूव कर दिया। रेजिस्टेंस की डिफिनेशन देखो, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन होती है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी, ये हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, सब में रेजिस्टेंस होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which
produce hindrance in the flow of करंट। मतलब कह रहा है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या प्रोड्यूस करता है, हिंड्रेंस मतलब क्या, रुकावट पैदा करता है, इसको करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है, फ्लो होने से रुकावट पैदा करता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि देख रहे हो, अच्छा ये कभी सोचा कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो होने से रुकावट पैदा कर रहा है, इसके मतलब वायर में कोलिजन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा। अब क्या हुआ, अब देखो क्या है, यहां से मैं एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट इज ओम, एसआई यूनिट क्या है, ओम है। इसको आप ओम को ऐसे भी लिख सकते हो, एसआई यूनिट इज ओम, ठीक है। देखो होता है क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं ना वायर में तो वो आपस में कोलाइड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा करंट में दिक्कत आती है। तो वही है, एक चीज लिख सकते हो। अच्छा इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कौन कौन से रीजन होते हैं, फैक्टर होते हैं जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसको हम अच्छे से पढ़ाऊंगा, प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को हमारे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।